नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम पंचायती राज व्यवस्था पे बात कर रहे थे, जिसके तहत हम विभिन्न अनुच्छेदों पे डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, हम 11वीं अनुसूची को भी बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक, अब दोस्तों हम समझेंगे कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो प्रावधान है, मतलब अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक के जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके तहत राज्य अपने राज्यों में पंचायती राज अधिनियम बनाता है, तो उसमें से कौन से अनिवार्य प्रावधान है और कौन से ऐच्छिक प्रावधान है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद हम पंचायती राज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे जाएंगे जी। ठीक ना, देखिए समझते हैं इसको। पहले कोई भी राज्य दोस्तों, कोई भी राज्य का विधानमंडल, देखिए राज्य का विधानमंडल क्या करता है? कोई भी राज्यों का विधानमंडल इस अधिनियम के अधीन रहते हुए विधानमंडल 73वां संविधान संशोधन या संविधान के अधीन क्या बना सकते हैं दोस्तों? तो अपने राज्य में पंचायती राज अधिनियम बनाएगा। पंचायती राज अधिनियम बनाएगा। ठीक ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अपने राज्यों के पंचायत को संचालित करने के लिए राज्य का विधानमंडल है, या छत्तीसगढ़ में दोस्तों विधानसभा है, तो विधानसभा एक अधिनियम बनाएगा, एक कानून बनाएगा, जिसमें नियम एवं शर्त लिखे होंगे। वही छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहलाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग राज्यों का पंचायती राज अलग अलग समय में बना, तो उसका अलग समय है, हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब राज्य 73वां संविधान संशोधन या संविधान के अधीन रहते हुए पंचायती राज अधिनियम जो कानून बनाएगा, इसमें कुछ अनिवार्य प्रावधान रहेंगे। अनिवार्य प्रावधान रहेंगे। अनिवार्य प्रावधान मतलब कि दोस्तों कुछ प्रावधान है ना, 243 से लेकर 243 ओ तक कुछ प्रावधान उसको कंपलसरी रूप से जब राज्य कानून का निर्माण करेगा तो वह प्रावधान अनिवार्य रूप से रहेगा। मतलब इस अनिवार्य प्रावधान में राज्य सरकार को पावर नहीं है कि उसमें संशोधन कर सके। बेशक पंचायती राज अधिनियम, बेशक पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पॉइंट नोट करना, जो पंचायती राज है ना, यह राज्य सूची का विषय है, लेकिन दोस्तों जो अनिवार्य प्रावधान है ना, इसमें राज्य चाह कर भी संशोधन नहीं कर सकता, इसमें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये राज्य सूची के विषय है। यही तो समझना है आपको कि जो अनिवार्य प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद में जो लिखे हुए हैं, वो अनिवार्य प्रावधान है, उसमें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अपने तरफ से और सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ ऐच्छिक प्रावधान ऐड कर सकते हैं। ऐच्छिक प्रावधान जोड़ सकते हैं इसी को समझने वाले हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रावधान अनिवार्य है, जिसमें राज्य संशोधन जीवन में नहीं कर सकता, और दूसरा दोस्तों ऐच्छिक प्रावधान को समझेंगे, जिसमें अपने मर्जी से नियम बनाया जा सकता है राज्यों के द्वारा। ठीक है ना, यही दोस्तों ध्यान से समझना है। हालांकि क्या है, देखो माइंड में यही सेट रहता है कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, मतलब पंचायती राज पर सारा का सारा कानून राज्य सरकार बनाएगा। बेशक सारे के सारे नियम कानून विधि राज्य सरकार बनाएंगे, लेकिन कुछ प्रावधान अनिवार्य है, संविधान की बाध्यता है, उस पर संशोधन या उस पर बदलाव
राज्य सरकार नहीं कर सकता, तो उसी अनिवार्य प्रावधान को हम पढ़ेंगे जिसमें पावर नहीं है कि राज्य सरकार इसको चेंज कर सके। ठीक ना, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। देखिए ये अनिवार्य प्रावधान है, मैं लिख के लाया हूं स्लाइड बना के, एक एक को मैं पढ़ के समझाऊंगा दोस्तों। ठीक ना, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान। वे अनिवार्य प्रावधान कहां से आया? तो दोस्तों जब हम अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक पढ़ रहे थे तो मैं बीच बीच में डिस्कस कर रहा था कि ये अनिवार्य प्रावधान है, इसमें राज्य सरकार को पावर नहीं है कि संशोधन कर सके या उसमें बदलाव कर सके। ठीक ना, तो वहीं से दोस्तों पढ़ने से पता चलता है उस आर्टिकल को कि इसमें राज्य को पावर नहीं है, उसी को हम समझने वाले हैं। देखिए पहला अनिवार्य प्रावधान क्या है, देखिए कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए 5 वर्षों के लिए, क्या 5 वर्षों के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई। ठीक, 5 वर्षों के लिए राज्य चुनाव आयोग, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है, इसका स्थापना की जाएगी, की जाएगी। मतलब प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का होना अनिवार्य है। अगर कल के डेट को कहे राज्य सरकार हम अपने राज्य में निर्वाचन आयोग स्थापित नहीं करना चाहते, तो राज्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अनिवार्य प्रावधान है, संवैधानिक बाध्यता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वो संवैधानिक संस्था है, राज्यों को स्थापना करना ही होगा। ठीक ना, तो ये अनिवार्य प्रावधान है। ठीक, दूसरा अनिवार्य प्रावधान क्या है, देखिए गांवों में ग्राम सभा का गठन करना। पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी इकाई ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा के गर्भ से ही ग्राम पंचायत नामक कार्यकारिणी सभा का जन्म होता है। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों प्रत्येक गांव को, प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक ग्राम सभा की स्थापना करना पड़ेगा, गांव में ग्राम सभा का स्थापना करना पड़ेगा। यह अनिवार्य प्रावधान है, इसमें चेंज नहीं कर सकता राज्य। कल के डेट को कहे अगर राज्य कि हम भाई अपने पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की स्थापना नहीं करना चाहते, तो नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। ग्राम सभा की स्थापना करना ही होगा, यह अनिवार्य प्रावधान है। समझ रहे हैं ना? ठीक, तो सभी गांवों में दोस्तों, सभी गांवों में ग्राम सभा की स्थापना करना ही पड़ता है, क्योंकि ग्राम सभा भी एक संवैधानिक संस्था है जी। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में है, तो एक संवैधानिक संस्था है, तो इसका स्थापना करना ही होगा। ठीक, तो अनिवार्य प्रावधान में आएगा। थर्ड देखिए, 3 स्तरों पर पंचायतों की स्थापना करना, जैसे ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक, 3 स्तर पर करना अनिवार्य है, लेकिन एक्सेप्शन अपवाद क्या है? जिस राज्य में 20 लाख से अधिक जनसंख्या नहीं है, उस राज्य में मध्यवर्ती की पंचायत स्थापना करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी के समय में लगभग सभी राज्यों में 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। जब 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो कंपलसरी रूप से ग्राम स्तर पे, मध्यवर्ती स्तर पे और जिला स्तर पे पंचायत का गठन करना होगा, कंपलसरी। कोई राज्य यह नहीं कह सकता कि मैं केवल 2 ही स्तर अपने राज्य में स्थापना करना चाहता हूं, नहीं कर सकता, उसे 3 ही करना पड़ेगा। यह अनिवार्य प्रावधान है। अपवाद क्या है कि जिस राज्य में मान लो 20 लाख या 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, तब के केस में यह मध्यवर्ती पंचायत को स्किप किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए ये अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन दोस्तों यहां पर कुछ ऐच्छिक प्रावधान है, कुछ यही बात समझा देता हूं। जैसे यह ग्राम स्तर पे
ग्राम स्तर पे कोई भी पंचायत स्थापना करना अनिवार्य है, लेकिन उसका नाम क्या रखेंगे, नाम क्या होगा, ये राज्यों पे छोड़ दिया गया है। जैसे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत देखते हैं, कई राज्यों में विलेज पंचायत कहा जाता है ना। कई राज्यों में दोस्तों पंचायत समिति कहा जाता है। इसका नाम राज्यों पर निर्भर है, राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे दोस्तों मध्यवर्ती स्तर पे जिसे खंड स्तर कहा जाता है, तो खंड स्तर पे कहीं दोस्तों जनपद पंचायत देखने को मिलेगा, कहीं दोस्तों पंचायत समिति देखने को मिलेगा, और कहीं दोस्तों आपका ब्लॉक पंचायत देखने को मिलेगा। ये राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का नाम क्या रखे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत नाम है। उसी प्रकार दोस्तों जिला स्तर पर भी पंचायत का गठन करना अनिवार्य है, लेकिन इस जिला पंचायत का नाम क्या होगा, ये दोस्तों जिला स्तर पर जो पंचायत है उसका नाम क्या होगा, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर जो पंचायत है ना, उसका नाम जिला पंचायत है, जबकि दोस्तों अन्य राज्यों में जिला परिषद कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसका नाम रखना राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है, समझ रहे ना। लेकिन दोस्तों उसका अध्यक्ष, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के जो हेड होता है उसे सरपंच, हम सरपंच बोलते हैं। अन्य राज्यों में दोस्तों प्रधान कहा जाता है, प्रधान। तो उसका नाम रखना, अध्यक्ष का नाम रखना भी राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है। वो ऐच्छिक प्रावधान है। हमारे राज्य में सरपंच कहते हैं, अन्य राज्यों में प्रधान कहा जाता है, तो कहीं मुखिया कहा जाता है। समझ रहे हैं, ठीक। चलिए, और अनिवार्य प्रावधान को हम समझते हैं क्या है। देखिए, पंचायतों के सभी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, तो सभी सदस्य दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराना अनिवार्य है। पंचायत के सभी स्तर में, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे जनपद पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, सभी स्तर के जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य, उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा। यह अनिवार्य प्रावधान है। कल के डेट को राज्य चेंज नहीं कर सकता कि हम सदस्यों का निर्वाचन अब अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है, अनिवार्य प्रावधान है, ठीक। लेकिन याद रखना, जो मध्यवर्ती स्तर होते हैं, खंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पे जो जिला पंचायत होते हैं, उसका अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यह संवैधानिक बाध्यता है, लिखा हुआ है। अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। अध्यक्ष का निर्वाचन, समझ रहे हैं ना, इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा। बाकी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। कल के डेट में जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन को राज्य सरकार प्रत्यक्ष कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनिवार्य प्रावधान दोस्तों हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसको प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता संशोधन करके। समझ रहे हैं ना, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें नंबर का देखते हैं क्या कहता है। देखिए, पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यूनतम मिनिमम एज 21 वर्ष निर्धारित की गई है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर होगा, जनसंख्या के आधार पर होगा तथा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों का 1/3 होगा, कुल सीटों का 1/3 होगा। ये अनिवार्य प्रावधान है, समझिए। कल के समय में मान लो राज्य सरकार छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके चुनाव लड़ने के लिए जो आयु है इस 21 वर्ष को 20 वर्ष कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। 25 वर्ष कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता। यह राज्य को पावर नहीं है। 21 वर्ष मतलब 21 वर्ष, यह संवैधानिक बाध्यता है, यह अनिवार्य प्रावधान है। इस आयु को लेकर
राज्य विधानमंडल या विधानसभा दोस्तों संशोधन नहीं कर सकता, इस आयु को बदल नहीं सकता। 21 वर्ष मतलब 21 वर्ष ये अनिवार्य प्रावधान है, इसमें संशोधन पॉसिबल नहीं है। ठीक। और दोस्तों राज्यों में एससी और एसटी को आरक्षण देना ही होगा, लेकिन कैसे देना होगा? तो जनसंख्या के अनुपात में देना होगा। राज्य नहीं कह सकता कि हम एससी एसटी को 30% आरक्षण देंगे, 40% आरक्षण देंगे, ऐसा परसेंट निर्धारित नहीं कर सकता राज्य। जब एससी और एसटी को आरक्षण दिया जाएगा तो हमेशा पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाएगा, यह अनिवार्य प्रावधान है। समझ रहे हैं ना? लेकिन दोस्तों महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, मिनिमम 1/3, मिनिमम दोस्तों 1/3 आरक्षण दिया जाएगा, जो कि अनिवार्य प्रावधान है। लेकिन राज्य चाहे तो 1/3 से अधिक का आरक्षण भी दे सकता है, जो कि राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे छत्तीसगढ़ ने महिलाओं को 50% 1/2 आरक्षण दिया है, 50% आरक्षण दिया है। लेकिन संविधान महिलाओं के लिए प्रावधान करता है कि कम से कम महिलाओं को 1/3 आरक्षण देना ही होगा। 1/3 मतलब 33%। राज्य चाह के भी 20% नहीं कर सकता, 20% नहीं कर सकता। मैं अपने राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण दूंगा, नहीं कर सकता। 1/3 से अधिक करना होगा, मतलब 33% या 33% से अधिक करना होगा राज्यों को। ठीक ना? ये अनिवार्य प्रावधान है। ठीक, चलिए छठवें पे आते हैं। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग स्थापना की जाएगी। दोस्तों राज्यों में राज्य वित्त आयोग का होना अनिवार्य प्रावधान है। यदि कोई राज्य कहता है कि मैं अपने राज्य में राज्य वित्त आयोग का स्थापना नहीं करना चाहता, तो दोस्तों वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह एक संवैधानिक बाध्यता है। क्योंकि दोस्तों राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सभी राज्यों में होना अनिवार्य है, सभी राज्यों में होगा, यह संवैधानिक बाध्यता है। अगर नहीं करता है दोस्तों तो वे असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक ना? लेकिन उनके कार्य निर्धारित कर सकता है। राज्य वित्त आयोग के कार्य का निर्धारण राज्य विधानमंडल कर सकता है। उनके आयुक्त, उनके अध्यक्ष का नियुक्ति राज्य विधानमंडल राज्यपाल के माध्यम से कर सकता है। ठीक, दोनों के बीच वितरण कैसे होगा, पैसे का वित्तीय वितरण कैसे किया जाएगा, यह राज्य विधानमंडल निर्धारित कर सकता है। लेकिन स्थापना करना राज्यों में राज्य वित्त आयोग का होना अनिवार्य प्रावधान है। ठीक, चलिए 7वां देखिए आप। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है और पंचायत के निलंबन के 6 महीने के भीतर नए प्रत्यक्ष चुनाव कराए जाने होते हैं। देखिए पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, मतलब 5 वर्ष का ये अनिवार्य प्रावधान है। राज्य नहीं कर सकता इसको 6 साल कर दे या 4 साल कर दे। बेशक राज्य सूची का विषय है पंचायत, लेकिन इस 5 साल के कार्यकाल को राज्य 4 साल नहीं कर सकता, 6 साल नहीं कर सकता, क्योंकि यह संवैधानिक बाध्यता है। ठीक, यदि किसी पंचायत को विघटित कर दिया जाता है, विघटित, तो दोस्तों 6 माह के अंदर निर्वाचन हो जाना चाहिए, यह संवैधानिक बाध्यता है। समझ रहे ना? यह संवैधानिक बाध्यता है, ये राज्यों को करना ही होगा। अपने मनमर्जी से कुछ भी अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, वो संविधान के अधीन कानून का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है ना? इन अनुच्छेदों के अधीन कानून का निर्माण करेगा। ये कंपलसरी है दोस्तों इन प्रोविजन को रखना, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता चाह के भी। समझ रहे हैं ना? अब कुछ ऐच्छिक प्रावधान है, उसको हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए कुछ ऐच्छिक प्रावधान है जी। देखिए
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के कुछ स्वैच्छिक या ऐच्छिक प्रावधान है। इसमें से कुछ राज्यों को छूट दिया गया है कि भाई राज्य अपने मर्जी से अपनी इच्छा से प्रावधान कर सकते हैं, उसमें संविधान रोक टोक नहीं करता। वे कौन कौन से प्रावधान हैं जिसमें राज्य अपने इच्छा से नियम बना सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, उसी प्रावधान को यहां मैं लिख के लाया हूं दोस्तों, ज्यादा नहीं है, ये कम है। देखिए क्या, विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। जैसे जैसे दोस्तों ग्राम पंचायत में विधायकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे छत्तीसगढ़ के ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, तो निर्वाचित सदस्य, देखिए समझा रहा हूं, जनपद पंचायत किससे मिलकर बनता है, जिसकी संरचना क्या है, अगर कोई पूछे तो याद करना है, निर्वाचित सदस्य प्लस एमएलए प्लस आपका क्या 1/5 सरपंच। ये दोस्तों जनपद पंचायत का स्ट्रक्चर है, संरचना है। ये सभी मिल से देखिए निर्वाचित सदस्य और एमएलए प्लस 1/5 सरपंच, 20% सरपंच मिलकर ही जनपद पंचायत का गठन करते हैं, संरचना है ये, ठीक, स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों जो एमएलए होता है ना, विधायक होता है, विधायक, और 1/5 सरपंच होता है, ये पदेन सदस्य होता है जनपद पंचायत का, पदेन। तो राज्य विधानमंडल चाहे तो इसको प्रतिनिधित्व दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता, यह राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य चाहे तो दोस्तों 1/5 सरपंच को पदेन सदस्य बना सकता है जनपद पंचायत का, या नहीं भी बना सकता है, यह राज्यों के इच्छा पर निर्भर करता है। समझ रहे हैं ना, यह राज्यों के इच्छा पे छोड़ दिया गया है। ठीक, यह ऐच्छिक प्रावधान है, प्रतिनिधित्व देना है कि नहीं देना है, ऐच्छिक। ठीक, दूसरा देखिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, अर्थात दोस्तों ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, संविधान में ओबीसी की आरक्षण राज्यों पर छोड़ दिया गया। यदि राज्य चाहे तो ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, यह इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन ओबीसी को आरक्षण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दिया है, अधिकतम पॉपुलेशन के बेसिस पे 50% आरक्षण दिया है ओबीसी वर्ग को। समझ रहे हैं ना, ठीक। देखिए थर्ड, पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। पंचायतों को दोस्तों वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल रूप से एम्पावर्ड करना पंचायतों को। दोस्तों ये राज्य के इच्छा पर निर्भर करता है, ये ऐच्छिक प्रावधान है जी। वित्तीय रूप से क्या का सशक्त बना सकते हैं अपने पंचायत को, ये ऐच्छिक प्रावधान है। इसमें संशोधन करके बार बार बदला जा सकता है। तभी तो ओबीसी कभी 25% था ओबीसी का आरक्षण, उसको 50 कर दिया, क्योंकि इच्छा पर निर्भर करता है। महिला आरक्षण मिनिमम 1/3, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों, मैक्सिमम महिला का आरक्षण को मैक्सिमम करना इच्छा पर निर्भर करता है। कभी 40%, कभी 50%, कभी 60%, यह इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर? चलिए अगला इच्छा का प्रावधान क्या है, देखिए पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए स्वायत्त प्रदान करना पंचायतों को स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट करना, स्वतंत्र करना पंचायतों को, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है, ये ऐच्छिक प्रावधान है। ठीक ना। चलिए अगला 5वां देखिए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाएं तैयार करने तथा 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में निर्दिष्ट सभी कार्य करने के लिए पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारी देना, ये ऐच्छिक प्रावधान है। देखिए 11वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 29 विषय हैं,
29 विषय हैं। इस 29 विषय पर जरूरी नहीं है कि 29 के 29 विषय पर पंचायतों को शक्ति और अधिकार दे दे। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। हो सकता है इस 29 विषय में से केवल 15 विषयों पर पंचायतों को शक्ति या अधिकार दे। हो सकता है 20 विषयों पर शक्ति और अधिकार प्रदान करे पंचायतों को। यह राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि 29 के 29 विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान करे। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है, ये ऐच्छिक प्रावधान है। ठीक, हो सकता है, जरूरी नहीं है दोस्तों इस 29 विषयों में से सभी विषयों पर योजनाओं का संचालन करे। ये इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक, एक और हम प्रावधान पढ़े थे क्या संविधान में कि दोस्तों पंचायतों को लेखाओं का रखना होता है। लेखे रखना, लेखाओं का रखना है, उन लेखाओं का परीक्षण करना है। तो परीक्षण कैसे किया जाएगा? परीक्षण करने के लिए कोई महालेखाकार होगा कि कोई परीक्षक होगा, इसका गठन करना ऐच्छिक प्रावधान है। राज्य चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो अपने मर्जी से कुछ भी नियम बना सकता है। यह इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम सीधे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पे आने वाले हैं जी। अब सीधे हम अधिनियम पे जंप करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है मध्य प्रदेश का, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश को ही बदलकर छत्तीसगढ़ बनाया गया है, तो छत्तीसगढ़ में वही अधिनियम लागू हो गए। ठीक ठीक, उस अधिनियम को कैसे लागू किया गया था? क्या छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पेश किया गया था? क्या अधिनियम बनाए हैं क्या छत्तीसगढ़ के लोग? इन सब प्रोविजन पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एक धारा को दोस्तों विस्तार से हम समझेंगे। पूरा स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट के माध्यम से हम ग्राम सभा को पढ़ेंगे, फिर ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक ना? अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं एक एक कंसेप्ट को डील कर रहा हूं, ठीक ना? बहुत एनर्जी के साथ डील कर रहा हूं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं दूंगा। ठीक है ना? थैंक यू।